नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि संख्याएं क्या होती है, अंक क्या होते हैं, संख्यांक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। इस क्लास में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान हो, वे संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कोई वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित किया जा सके वे वास्तविक संख्या कहलाती है। अथवा परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, दो प्रकार। ठीक है, दो प्रकार में से कौन सा, एक तो दशमलव संख्याएं। ठीक है, दशमलव संख्या और दूसरी पूर्णांक संख्याएं। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्याएं होती है उसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे कि प्राकर संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या आ गई, प्राकर संख्या आ गई जो हमने कल पढ़ा था, प्राकर पूर्ण। ठीक है, और पूर्णांक तो इसमें आती है, सम संख्या आ गई, सम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या के बाद में अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, उसके बाद में आ गई सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर ये प्राकर संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, इनके बारे में हमने जाना था कि प्राकर संख्याएं क्या होती है। तो प्राकर संख्याएं वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद में पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, इसे डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सम संख्या, सम को बोलते हैं इवन संख्या वे संख्याएं जो जिसमें मतलब दो का एक गुणांक हो या फिर दो से विभाजित हो, वे संख्याएं जो दो से पूरी बार विभाजित हो, वे सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्या। ठीक है, या कम से कम एक गुणांक, मतलब उसका एक गुणांक क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, फैक्टर, एक फैक्टर दो होना चाहिए। ठीक है, वे सारी संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं। फिर विषम संख्याएं, जो बच गई सारी संख्याएं वे विषम संख्याएं होती हैं। जो सम संख्याएं ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, फिर बाद में भाज्य संख्याएं। दोस्तों भाज्य संख्याएं वे होती है जिसमें मतलब कि एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए वे भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, तो इनको भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 के बाद में 4, 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, फिर होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग न जाए वे अभाज्य संख्याएं होती है। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग न जाए वैसे वो सारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17। ठीक है, ये सारी संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इनमें एक व स्वयं के अलावा, जैसे 2 में 1 का और 2 का, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जबकि देखो 4 में दोस्तों 1 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, उसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। ऐसे ही 6 में देखो दोस्तों, 6 में देखो 1 का भी जा रहा है, 1 के अलावा इसमें 2 का जा रहा है, 2 के अलावा इसमें 3 का जा रहा है और 6 का तो जा ही रहा है। एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है, वे सारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। और जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो मतलब
1 और 3 जिनके जोड़े में मतलब कि एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, उनके जोड़े में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, वे सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि वे संख्या जिनका HCF 1 हो, ठीक है, HCF 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो, वे सारी संख्याएं कौन सी होती है? सहभाज्य। यानी कि ये समझ सकते हैं कि सहभाज्य में देखो, सहभाज्य में क्या होता है दोस्तों, तो सहभाज्य जैसे कि 1 और 3 सहभाज्य संख्याएं हैं, जबकि मैं बोलूँ 2 और 6 सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, एक के अलावा इसमें 2 का, देखो 2 का इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, मतलब कि दोनों संख्याओं में किसी एक कॉमन संख्या के एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। देखो इसमें 1 का जा रहा है और इसमें जैसे इसमें 1 का जा रहा है, इसमें भी 1 का जा रहा है, इसके अलावा देखो इसमें 3 का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, तो इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा हो इन दोनों संख्याओं। जबकि इसमें देखो एक के अलावा 2 एक ऐसी संख्या जिनमें दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। मैं बोलूँ 4 और 5 ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और 5 और 6 ये सहभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों देखो इसमें भाज्य संख्या भी आ रही है और अभाज्य संख्या भी आ रही है। तो सहभाज्य संख्या में भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या आ सकती है, लेकिन उन दोनों जो संख्याएं हैं उनमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हमारी हुई जो पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने जान लिया कि पूर्णांक संख्याओं में जो जितनी भी संख्याएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया। उसके बाद में जानते हैं दशमलव संख्या। दोस्तों दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत दशमलव, ठीक है, और एक होती है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दोस्तों, शांत दशमलव वे होते हैं जो दशमलव के बाद में रुक जाए। जैसे मैं बोलूँ 0 पॉइंट एग्जाम्पल, ठीक है, 0.5, देखो ये दशमलव के बाद में रुक गया, शांत हो गया, तो ये क्या है? शांत दशमलव। मैं बोलूँ 0.2567, तो दोस्तों ये भी शांत दशमलव। जबकि अशांत दशमलव इस प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अशांत दशमलव में 0.5555, ठीक है, तो ये अशांत है, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ 2.35278 ऐसे करके डैश डैश, तो ये सारे दशमलव है अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। तो ये भी शांत दशमलव भी फिर जो दोस्तों शांत दशमलव है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को हम ये लिख सकते हैं 5/10, जब इसका दशमलव हटाएगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 10, ठीक है। और इसको अगर हम काट के लिखिए तो 1/2, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2, तो p/q के रूप में लिख दिया। अगर किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख दे और p/q पूर्णांक हो, तो वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो शांत दशमलव हमेशा कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या, ठीक। शांत दशमलव हमेशा कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। जबकि अशांत दशमलव दोस्तों, अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको। अशांत दशमलव भी फिर 2 प्रकार का होता है। तो अशांत दशमलव के बारे में जानते हैं। तो शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है, जबकि अशांत दशमलव दोस्तों 2 प्रकार का होता है। अशांत पुनरावर्ती या आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती बोल दो या पुनरावर्ती बोल दो, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। जो अशांत आवर्ती दशमलव वे दशमलव होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ अशांत है तो हम जानेंगे कि अनंत तक जाएगा ही, तो हम 0.333333, देखो इसमें दशमलव के बाद में 3 की बार आवर्ती हो रही है, तो इसको आवर्ती दशमलव कहेंगे या पुनरावर्ती दशमलव कहेंगे। अशांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, और आवर्ती जो दशमलव की है उसकी दशमलव के बाद में जो अंक है उसकी आवर्ती हो रही है, बार आ रहा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है। तो 3 जो 3 है वो बार आ रहा है, तो उसको 3 का बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अशांत आवर्ती दशमलव को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अशांत जो आवर्ती दशमलव है वे हमेशा, ठीक है, वे हमेशा परिमेय संख्या होते हैं।
वे हमेशा कौन से होते हैं? परिमेय संख्या। ये हमने 9th में सीखा था कि जो अशांत आवर्ती दशमलव उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमेशा कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 0.01 0.001 0.001, ठीक है। तो ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। 0.1 की आवर्ती कभी आगे नहीं होगी, आगे हो रहा है 0.001, आगे 0.001, तो 0.1 की आवर्ती नहीं होगी। ये हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये हमने पढ़ा कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव। उसके बाद में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या, इधर हम लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जहाँ पी व क्यू क्या होनी चाहिए? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। जहाँ पी व क्यू पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए। और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 अगर नीचे हो जाएगा तो वो संख्या ही नहीं होगी, ठीक है। कभी भी हर में 0 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। शांत दशमलव हमेशा, शांत दशमलव अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, शांत दशमलव हमेशा क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत में कौन सा? अशांत में आवर्ती दशमलव, अशांत में आवर्ती दशमलव हमेशा क्या होते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे कि एग्जाम्पल 0.3333, ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा परिमेय संख्या होता है। दूसरे एग्जाम्पल 0.5353, ये भी हमेशा क्या कैसा होता है? ये भी हमेशा परिमेय संख्या होता है। जबकि इसमें कौन सी संख्या होती है? इसमें होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव जैसे कि 0.03 003 003, ठीक है, 003, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। तो अशांत अनावर्ती दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि पाई भी एक क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये भी हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जबकि 22/7 क्या होता है? 22/7 हमेशा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, और पी भी पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है, और क्यू का मान 0 भी नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लिया, ठीक है। उसके बाद में हमें, क्योंकि हमें विभाजकता के नियम आने चाहिए, भाजकता के जो नियम हैं वे हमें आने चाहिए, क्योंकि हमें प्राइम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। किसी भी संख्या की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो हमें क्या आना चाहिए? उन भाजकता के नियम आने चाहिए, ठीक है। तो भाजकता के नियम, ठीक है। तो 2 का नियम, तो 2 का नियम में दोस्तों क्या होना चाहिए? 2 के नियम में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्या होना चाहिए। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका इकाई का अंक 2 से सम संख्या नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। जबकि ये इसका इकाई का अंक सम संख्या है, तो ये इकाई का अंक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 का नियम तो आसान है कि अगर किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 का नियम। दोस्तों 3 का नियम क्या है? 3 का नियम ये है दोस्तों, जो संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए।
संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। जैसे कि 12 है, तो 12 में 3 का भाग जाता कि नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ लेंगे। ये तो छोटी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या में दिक्कत आएगी। तो 1 और 2 कितना होता है 3, तो 3 में 3 का भाग जाता है एक बार, तो इसमें भी भाग जाएगा। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया 3 और 6, ठीक है। तो देखो अंकों का योग 3 + 3 + 6, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मतलब कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तो उसमें भी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। फिर 4 का नियम, ठीक है, 4 का नियम क्या है, 4 के नियम में संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। संख्या के चार का भाग जाए, ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। जैसे मैंने लिखा 432, ठीक है, तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, 32 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो 4 का नियम आसान है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 5 का नियम, 5 का नियम क्या है दोस्तों, 5 के नियम में इकाई का अंक 5 या 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5। उसके बाद में 6 का नियम, दोस्तों 6 का नियम क्या है, 6 का नियम 2 व 6 के नियम 6 के नियम 6 का नियम 6 का नियम 6 का नियम में क्या होना चाहिए, 2 व 3 का साथ नियम ना जो साथ साथ लग जाए, 2 व 3 का नियम साथ साथ लग जाए, तो उसमें 6 का भाग जाएगा। दोस्तों 7 का नियम क्या है, 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 का नियम, 7 के नियम में क्या देखेंगे दोस्तों कि संख्या के जो इकाई अंक है उसको डबल करके शेष संख्या में से हम घटा लेंगे। जैसे कि 343 है, कोई संख्या है 303, तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट अंक कितना है 3, उसका डबल करके शेष संख्या में, शेष संख्या कितनी हुई है 34, तो उसमें से घटा लेंगे। तो 3 का डबल, ठीक है, तो 3 का डबल 6, 6 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 14, 14 में 6 गए तो 8, और ये यहाँ से कहाँ से ले ली थी तो 28, तो 28 में 7 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 4 बार, तो 28 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे कि संख्या के जो अंतिम अंक है उसको डबल करके शेष संख्या में से घटाएंगे। यह प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि 7 से विभाजित ना हो जाए, ठीक है। तो 7 का नियम, ठीक है। उसके बाद में 8 का नियम। तो दोस्तों जो 4 का नियम था ना, 4 के नियम में जो संख्या के अंतिम 2 अंकों में हम देखते थे कि 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें क्या करेंगे हम, संख्या के अंतिम 3 अंकों में देखेंगे हम, ठीक है। तो संख्या के अंतिम 3 अंकों में देखेंगे कि हम 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें देखेंगे कि हम 428 में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 428 में 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 4 के नियम में तो हम 2 अंकों में भाग देके देते, लेकिन 8 के नियम में हम क्या देखेंगे, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। दोस्तों 9 का नियम, 9 का नियम जो 3 का नियम है ना, सेम एज इट इज 9 का नियम है। 3 के नियम में क्या करते थे हम, 3 के नियम में संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता था, तो 9 के नियम में भी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 729 है, तो 729 9 और 7 कितने, 16 17 18, देखो 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो 729 में भी 9 का भाग जाएगा। तो जैसे 3 का नियम था वैसे कि वैसे 9 का नियम है। उसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं 10 का नियम, ठीक है। 10 और 11 का नियम, 10 का नियम, 10 का नियम। तो दोस्तों 10 का नियम में क्या होता है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, बस आसान नियम है ये। तो 11 का नियम, ठीक है। 11 के नियम में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो संख्या के जो अंक है उनके जो सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना, जैसे कि 1131 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग, तो देखो 1 + 1, ठीक है, 1331, ठीक है। ये 1331 है दोस्तों, 1331, क्योंकि इसमें तो जाएगा नहीं तो 1331 ले लेते हैं, क्योंकि 1331 11 से विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, 3 + 1 4, और देखो ये 3 + 1 अंकों का योग,
मतलब सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर निकालेंगे। तो 4 - 4 0, ठीक है। या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, ठीक है। तो जो विषम संख्या पर अंकों का योग है वो 8 है, माइनस सम संख्या पर अंकों का योग है 3 है, तो ये 5 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने भाजकता के नियम देखे, ठीक है, 2 से लेकर 11 तक के, ठीक है। क्योंकि ये हमें जब भी हम गुणनखंड मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसी भी संख्या के, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है उसके बाद में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। तो उसमें हमें भाजकता के नियम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें आवश्यक पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली के उदाहरण पढ़ेंगे। पहले हम प्रमेय पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली के उदाहरण पढ़ेंगे। दोस्तों हम पूरा सिलेबस अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।